हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में आपके जो फिर से डाउट आ रहे हैं, बार बार स्टूडेंट्स, मैंने कितनी बार वीडियो में समझा दिया है, फिर से वही डाउट आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि सीएसएफ के जो फॉर्म फिलिंग चली हुई थी ना, सीएसएफ की कंप्लीट डिटेल के बारे में दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। प्लीज बार बार अब ये डाउट मत लाना, अगर डाउट होगा तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेके आऊंगा। बार बार वीडियो लाने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक ही एक टॉपिक पे बार बार वीडियो ला रहा हूँ। बट स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है तो मैं बता देता हूँ आपके। इस डाउट को आज क्लियर कर देते हैं, फिर आप कोशिश करना कि अलग डाउट आए ना, ये डाउट सेम ना आए, अलग डाउट आए। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपका जो सीएसएफ की वैकेंसी आई थी उसमें मैं बता दूं आपकी 20 पोस्टेज आई थी फार्मासिस्ट की, है ना। 20 पोस्ट थी आपकी फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट एलोपैथी। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि सर हम आयुर्वेदा वाले भी कर सकते नहीं, ये फार्मासिस्ट एलोपैथिक की पोस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मासिस्ट एलोपैथिक की पोस्टें हैं। 20 पोस्टें थी, जिसमें से 2 आपकी एक्स सर्विसमैन की पोस्टें थी, बाकी 18 आप जनरल लोगों के लिए थी। ठीक है, कैटेगरी वाइज मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है। ठीक है, कौन सी कितनी क्या सीटें थी। ठीक है, फिर भी स्टूडेंट्स को अलग अलग डाउट आता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज ऐसे डाउट ना लाए, अच्छे डाउट लाएं। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, अच्छे डाउट लेके आइए, जिससे मुझे भी आपको वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगे, मुझे ऐसा गिल्टी सी फील ना हो कि स्टूडेंट्स को समझ क्यों नहीं आ पा रहे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो आपको पता है 7/7 है। ठीक है, ज्यादा इंतजार नहीं करना है स्टूडेंट्स। ओके, लगभग आपको 20 दिन हो चुके हैं, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया है, उनको डाउट आ रहा है, तो वो डाउट आज अपन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो मैं बता दूं आपको 7/7 तक भर देना है। 7/7/2026 तक आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। अब आते हैं फॉर्म फिलिंग के बारे से स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे फॉर्म फिलिंग की डेट थी, तो फॉर्म फिलिंग में आपको क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है। उसमें क्या डाउट आ रहा है, एक तो आपको ऑफिशियल साइट से फॉर्म फिल करना है, दूसरा उसमें एक डाउट आ रहा है एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा उसमें एक जगह, तो ठीक है एक जगह मांगा आपका टेक्निकल। ठीक है, 10th का मांगा आपसे, 10th वाले में आपसे डेट ऑफ बर्थ वाले मांगा, तो उसमें स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आती है उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एक स्टूडेंट को और डाउट आया था कि सर मैंने इसमें सिविल भर दिया है ना, सिविल और आर्मी 2 ऑप्शन मिले थे उसमें कि आपने 12th वगैरह कहाँ से किए, जो भी था ऑप्शन स्कूल का। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपको जैसे उसमें सिविल ही आएगा। एक स्टूडेंट बोल रहा सर मेरा फॉर्म गलत हो गया ना, क्योंकि आप आर्मी स्कूल से अगर भी पढ़ा हुआ होगा तो वो आर्मी आएगा, वरना आपका सिविल आएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन तो ये था। दूसरा कंफ्यूजन था एजुकेशन, जो टेक्निकल जो आपकी क्वालिफिकेशन थी उसके बारे में। तो उसकी बात मैं अगर आपसे करूं तो टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसमें आप भर सकते हैं। इसमें क्या भरेंगे आप टेक्निकल में, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन आप पीडीएफ बनाइए, रजिस्ट्रेशन के बारे में डाल दीजिए। एजुकेशन आपने डी फार्मा बी फार्मा किया है, आप ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, या आप 12th की मार्कशीट, है ना, डिग्री का कोई एक पेज दे दीजिए, जो फाइनल आपकी मार्कशीट है डिग्री आई है उसका पेज दे दीजिए, और आपकी 12th की मार्कशीट दोनों की या तो एक साथ पीडीएफ बना के डाल दीजिए। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर वो 2 ऐड करवा रहा था आप 2 ऐड कर दीजिए अलग अलग, नहीं तो आप डिप्लोमा की या डिग्री आपके पास जो भी था, ठीक है, उसकी आप फॉर्म फिलिंग में डाल दीजिए। ठीक है, यहां तक का कंफ्यूजन खत्म हुआ। उसके बाद आता है कंफ्यूजन 10th में, आपको जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना उस हिसाब से आपको करना है स्टूडेंट्स। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ आपकी वही जो आपकी 10th की मार्कशीट में थी, ठीक है, उसके बारे में आपको कर देना है। यहाँ तक का कंफ्यूज खत्म हुआ। फिर उसके बाद कंफ्यूजन और भी आया, बाती के कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के। ठीक है सर, कि मैंने फोटो, एक जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला था, उन्होंने साफ साफ उसमें मेंशन भी किया था, आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसमें डीओबी, ठीक है, डेट ऑफ फोटो, ठीक है, वो आपको नोट करवानी है। डेट ऑफ फोटो आपको नोट कर लेनी है उसमें। ऐसा नहीं कि बिना फोटो के, तो उन्होंने साफ लिखा है कि अगर आप बिना नाम बिना मतलब इस फोटो के अगर आप डाल रहे हैं तो आपका फॉर्म हम रिजेक्ट कर देंगे। तो जो भी आप फोटो होगी वो आपकी लेटेस्ट लास्ट 3 महीने के अंदर अंदर की फोटो आपके पास होनी चाहिए। उन्होंने साफ लिखा है ना, इस चीज को मेंशन किया था, डेट प्रिंटेड ऑन दी फोटोग्राफ मस्ट बी क्लियर विजिबल। ठीक है, एकदम मस्ट क्लियर फोटो जो आपके पास है वो आपको उसमें अपलोड करनी है स्टूडेंट्स। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा डाउट था कि सर डायमेंशन क्या रहेगा फोटो का, तो फोटो डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये उसका डायमेंशन हो गया। केबी में जेपीजी फॉर्मेट में डालते हैं तो आप 20 केबी से 50 केबी के बीच में फोटो रखने वाले हैं। 20 केबी से 50 केबी। स्टूडेंट फॉर्म में गलती नहीं करोगे, अगर फॉर्म में गलती करते हो ना तो फिर आपको समस्याएं आएंगी जब बीवी करवाने आप जाएंगे। इतनी मेहनत के बाद जब आप नौकरी लग जाएंगे ना तो उसके बाद समस्याएं आएंगी। तो इसको इस तरह की आपको आफत नहीं लेनी है ना, पहले अपनी पूरी तैयारी के साथ आपको, क्योंकि तैयारी तभी अच्छी कर पाओगे जब आप फॉर्म फिल अच्छे से करोगे कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा हाँ मैंने फॉर्म भर दिया है
और मुझे अच्छे से 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए आपकी, विद इन 3 मंथ, है ना, 3 मंथ के अंदर अंदर की फोटो पे फोटो डली हुई होनी चाहिए स्टूडेंट्स, यानी कि डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए आपको। कुछ एक स्टूडेंट कमेंट करा सर मैंने पोस्ट ही गलत चूज कर ली, जो आप शुरुआत में बताए नेम ऑफ पोस्ट, तो उसमें आप अगर एएसआई एक्सरे, एएसआई की पोस्टें सारी, एक्सरे टेक्नीशियन की आपकी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको वो पोस्ट करनी है। एक कैटेगरी में बार बार सर्टिफिकेट के लिए बहुत समस्या आ रही है कि आपकी कैटेगरी क्या फिलिंग करेंगे आप। तो स्टूडेंट्स मैं फिर बता दूं, जो भी कैटेगरी से आते हैं स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी, इन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ये स्टूडेंट अपना पहले ही देख ले, मैं फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट, 1 अप्रैल 2026 के बाद की आपकी ओबीसी बनी हुई, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 3 साल का चल जाएगा, क्या 3 साल का नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट में चलता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आप जब डीवी करवाने जाएंगे तो वो उस दिन आपको रिजेक्ट कर देंगे कैटेगरी के हिसाब से। इतनी मेहनत के बाद आप जब कैटेगरी में जाएंगे तो आपको ये दिक्कत आएगी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपका एक समस्या आई थी कि सिविल और आर्मी, मैंने ऊपर ही बताया सिविल और आर्मी वाली आ रही है, उसमें लिखा हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th रिक्वायर्ड और इट्स इक्विवेलेंट इन एनी पर्सन कंप्लीटेड 12th इन सिविल, देन नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन। ठीक है, जिसने आर्मी की स्कूल से करी है या आर्मी में करी है 12th वगैरह, तो वो आर्मी को चूज करेंगे, और बाकी अगर नॉर्मल स्कूल से करें तो आप सिविल चूज कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां तक आ गया। फिर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, एक स्टूडेंट का है सर मैंने जेंडर ही गलत फिल कर दिया। तो स्टूडेंट जब भी आप फॉर्म को सबमिट करेंगे ना, सबमिट से पहले एक बार प्रीव्यू होता है, प्रीव्यू अच्छे से देख लेना, जल्दी नहीं करनी है, ये आपके करियर का सवाल है, वहां पे आप कैसे कर पाएंगे फिर। ठीक है, वही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, रिलीजन वगैरह में आप अच्छे से, जो भी आपका रिलीजन है, एड्रेस अच्छे से, एड्रेस में जो आपका कंप्लीट एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स में जो भी एड्रेस है, आपको वही एड्रेस फिल करना है। एक स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहा है सर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में क्या है डालने। स्टूडेंट्स जो भी आपके तिल वगैरह होते हैं ना, जो बाई बर्थ जो निशान होते हैं ना, उनकी बात, ये नहीं कि सर मेरे अंगूठे पे चोट लगी थी मैंने वो डाल दी, नहीं भाई, ऐसी डालना है जो आपको परमानेंट निशान हो ना, परमानेंट जो है बाई बर्थ जो मिले हुए हों वो आपको डालने हैं। कोई मोर वगैरह होगा या कोई निशान वगैरह होगा, किसी भी तरह का बाई बर्थ जो भी है वो डालने हैं। ये नहीं कि सर मेरे चोट लगी थी वो मैंने डाल दिया, भाई वो निशान नहीं डालने जो आप चेंज करवा सकते हैं, आपके ठीक होने के बाद नहीं दिखेगा। वहां पे जब आप जाएंगे तो इसी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से आपको पहचाना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक डाउट ये आ रहा था स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलिंग में। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि सर मेरा फॉर्म गलत फिल हो गया, मैं क्या करूं। तो स्टूडेंट्स प्रीव्यू के टाइम पे, अभी भी जिन्होंने नहीं करा वो अपना प्रीव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीव्यू के टाइम पे फॉर्म अच्छे से फिल करना है स्टूडेंट। उसके बाद जब आपकी फोटो वगैरह आपसे अपलोड करवाई जाती है तो वो फोटो आपको वही अपलोड करनी है जिसमें आपकी डेट ऑफ फोटो पिक्चर, डेट ऑफ पिक्चर डली हुई हो। उसके बाद आपका आईडी कार्ड वगैरह जो भी आप डाल रहे हैं, जिसमें आधार कार्ड डाल रहे हैं तो उनके नंबर आपको एकदम आधार कार्ड के ठीक नंबर डालने हैं। इस चीज का है, इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, फिर आपकी आती है फोटो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। डेट ऑफ बर्थ में तो आपकी 10th वाली मार्कशीट आ रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 12th वाली डाल दीजिए, उसके साथ आप क्या करिए आपकी डिग्री की, नहीं तो यह आप 12th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डालिए। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपकी बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री प्लस रजिस्ट्रेशन, दो की एक साथ पीडीएफ बना के डाल दीजिए। ठीक है, उसमें पीडीएफ पूछिए, 1 MB से कम होनी चाहिए, वो आप उसमें डाल दीजिए। फोटो और सिग्नेचर आपको फोटो की पहले ही बता दिया, फोटो किस तरह की होनी चाहिए और सिग्नेचर किस तरह करना चाहिए। अब बात आती है सर मेरा ये फॉर्म गलत हो गया और मैंने सबमिट कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ स्टूडेंट्स। उसके लिए क्या ऑप्शन है, जैसे मान लो आपसे कुछ गलती होगी, जैसे मेजर गलती जेंडर वगैरह की तो नहीं, मान लो छोटी मोटी कोई आपसे गलती हुई, कोई नाम स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमित है, ठीक है, अमित यादव, तो मैंने उसमें फॉर्म फिल करते टाइम अगर कुछ गलत कर दिया, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई या कुछ गलत कर दिया, तो ये आप घबराना नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसमें रिजेक्ट नहीं होगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर आप पास हो जाते हैं एग्जाम में, क्लियर हो जाते हैं, डीवी के लिए जाते हैं, तो वो आपसे एक स्टैम्प पेपर पर, ठीक है, स्टैम्प जो पेपर आता है ना अपना, जैसे 50 रुपए का स्टैम्प है, उसके ऊपर आपसे वो लिखवा लेंगे कि मेरे ये गलती हुई है, मेरा ये नाम था और मेरा ये इस वजह से मेरा थोड़ा नाम गलत हो गया। आप उसके 10th की मार्कशीट वगैरह सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगवा के आपको अगली स्टेप के लिए वो भेज देंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गलती हो गई तो ये ह्यूमन नेचर था आपका, आपने गलती कर दी, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ये गलती आपसे हो गई तो आप उसके बाद का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है सर मेरी हाइट कम है, सर ये है। तो स्टूडेंट्स पहले अगर एग्जाम होता है, पहले अगर एग्जाम होता है उसमें कहीं नहीं लिखा हो, उसमें साफ लिखा हुआ है, वो उन पे डिपेंड करता है पहले एग्जाम। अब कुछ यूट्यूबर्स या कुछ वीडियो जो भी कोचिंग चलाते हैं उनको पता नहीं ये खबरें कहाँ से लगती हैं, मुझे आज तक नहीं पता चला, कुछ भी अपने मन से बोलते हैं, सिलेबस ये वो,
कुछ कोई जीके पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। स्टूडेंट्स मैंने आपको जब भी पीडीएफ दिखाई थी, ऑफिशियल पीडीएफ, उसमें जीके वगैरह मैंने आपको साफ दिखाया, कहीं जिक्र नहीं है उस चीज का। उसमें लिखा है ओनली टेक्निकल जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है वो पूछा जाएगा। आप जिन स्टूडेंट्स को जहां से भी ये खबरें लग रही है तो वो अपना देख लीजिए, ऑफिशियल तो ये है, ठीक है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो भी सब्जेक्ट, जैसे आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी है, डिप्लोमा का जो सिलेबस आएगा वो आएगा आपका, ठीक है। डिग्री का सिलेबस नहीं आएगा उसमें, डिप्लोमा का। जैसे फार्माकोलॉजी होती है आपकी, जूरी स्टूडेंट्स होती है, ठीक है, एचएसीपी, ठीक है, एचएसीपी होगी आपकी। उसके अलावा एक डीएसबीएम होता है, एक फार्मास्यूटिक्स होता है। ये सब जो भी आपके सब्जेक्ट है, 6-7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट हैं, ये सब सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। एचएपी हो गया, ठीक है, एचएपी सुटिक्स हो गया, तो ये सब सब्जेक्ट, कॉग्नोसी हो गया, ये सब सब्जेक्ट आपके सिलेबस में आने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल, कुछ लोग बार बार कमेंट करें सर क्वेश्चंस का लेवल करेगा। देखो स्टूडेंट्स, आपको इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आने वाला और इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। कुछ स्टूडेंट बोले सर बहुत इजी हो रहा है। भाई मैं तुझे बताऊं, जो भी आपको डाउट है ना, ऐसा नहीं है कि आपका पेपर बड़ा खतरनाक लेवल का आने वाला है, ठीक है। मॉडरेट किस्म का पेपर आने वाला, मॉडरेट किस्म का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टफ आएगा और बिल्कुल इजी आएगा, मॉडरेट क्वेश्चन आने वाले। कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 100 में से आपके 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हर पेपर की बात कर रहा हूं मैं, हर पेपर में 30-40 क्वेश्चन आते हैं जो सबसे बनते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते, 20 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो किसी से नहीं बनेंगे। बाकी क्वेश्चन वो आएंगे जैसे 40 के 50, 40-30-40 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वो उससे बनेगा, जो अच्छे से जिसके कंसेप्ट क्लियर है ना वो क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके लगभग जो 100 क्वेश्चन है उसमें से लगभग स्टूडेंट को 40-50 नंबर तो जो नॉर्मल पढ़ता है उसको आ जाते हैं। बट जो डिफरेंस आता है सिलेक्शन में और क्वेश्चन में, वो डिफरेंस यही से डिसाइड होगा स्टूडेंट्स। वो डिफरेंस कहां से डिसाइड होगा? इससे, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उससे। ये 20 क्वेश्चन कोई कंपटीशन में नहीं है, ये 20 क्वेश्चन वरना 100% रिजल्ट आता है ना, 100 में से 100, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 100 में से 100 नहीं जाता, आपकी कट ऑफ जाती है। अभी मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये सब आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको जो कवर कर रहा हूँ क्वेश्चन, वो तीनों को मिक्स मिला जुला के कर रहा हूँ, ठीक है। ज्यादातर मेरे क्वेश्चन रहने वाले कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। आपकी जो सीरीज चली हुई है आपने देखे हुए होंगे, आज तक लगभग अपने शायद 450 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैंने रखा है आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, ना हाई लेवल के ले रहा हूँ ना लो लेवल के, क्योंकि लो लेवल के स्टूडेंट जब मॉडरेट कर लेगा तो वो लो भी कर सकता है और हाई भी करने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। आप बात करते हैं कट ऑफ की, सीएसएफ की कट ऑफ कितने जाने के चांस है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है आपके स्टूडेंट्स पे और पेपर के ऊपर, ठीक है, स्टूडेंट और पेपर्स के ऊपर। अपना जो फार्मेसी का रिकॉर्ड है, लगभग आपके नंबर आने चाहिए 60%, 100 में से 60, ठीक है, 100 में से 60 नंबर। जो एमसीआरई में देख लीजिए आप, सब में यही होता है, इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहती है। बट उनमें और इस एग्जाम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों डिफरेंस बताता हूँ, एम्स का और सीएसएफ का। एम्स की कट ऑफ लगभग जाती है 60% के आसपास, 60% के नंबर आते हैं तो उसका चांस हो जाता है सिलेक्शन होने का। चाहे सीट कितनी भी हो, सीट से 100 हो, चाहे सीट आपकी 2 हो, लगभग कट ऑफ इतनी जाती है, 60 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो जैसे सीएसएफ की मैं बता रहा हूँ 60 के आसपास कट ऑफ रहने वाली। डिफरेंस दोनों में क्या रहेगा, दोनों की कट ऑफ 60 के आसपास है ना, डिफरेंस दोनों में एक चीज आ जाएगा। जैसे एम्स में होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग आपके 60%, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इसमें क्या है, पीएचडी है, ठीक है। और आपका जैसे क्या हो गया, डीवी हो गया, इंटरव्यू हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका एक और क्या होता है, मेडिकल टेस्ट, डिटेल मेडिकल रिव्यू या डिटेल मेडिकल टेस्ट। इस सब के बाद आपकी कट ऑफ आएगी 60। तो कंपटीशन वही आके फंस गया स्टूडेंट्स, उसमें नेगेटिव की वजह से 60% के आसपास नंबर चाहिए और इसमें आपका ये सब पार करने के बाद 60% चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ लगभग कितनी रहती है। जब मैंने एग्जाम दिया आईटीबीपी का तो उसके बारे में बताता हूँ, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए, लगभग रेंज सेम रहती है। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, मैंने लिए उसमें से 78 नंबर। कितने लिए मैंने? 78, 100 में से। इस 100 नंबर में से 60 आए थे फार्मा के और 40 आए थे आपके नॉन फार्मा के। अब फिर स्टूडेंट्स को डाउट आएगा, सर आपके में तो फार्मा आया था तो हमारे में भी फार्मा आएगा। स्टूडेंट्स, हमारे में साफ लिखा हुआ था 40 नंबर का फार्मा आएगा, 60 नंबर का आपका, और 40 नंबर का नॉन फार्मा आएगा, 60 नंबर का आपका फार्मा आएगा। ये हमारे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ लिखा होगा। बट जो आपका सीएसएफ का नोटिफिकेशन आया उसमें साफ लिखा होगा कि टेक्निकल जो एजुकेशन है आपकी, उसके हिसाब से आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वही सेम बात होगी, उसमें भी नॉन नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसकी कट ऑफ कहां तक गई थी? मेरी रैंक आई सेकंड रैंक, ठीक है, मेरी सेकंड रैंक आई थी, फर्स्ट रैंक के आए थे 79 नंबर। बट जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 53 नंबर तक का,
अब डिफरेंस आप देख लीजिए, ठीक है। टॉपर का 79 था, मेरा 78 था, और लास्ट जो सिलेक्ट हुआ था उसका 53 था, और जो ST SC के जो बंदे थे मतलब कैटेगरी था उसका 51 नंबर था। ओके, ये हो गया आपका कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 53, ओबीसी की थी 53, उसी के आसपास इस एग्जाम की रहने वाली, क्योंकि सेम प्रोसीजर आप जाएंगे। उसकी थोड़ी कट ऑफ कम इसलिए भी गई थी क्योंकि उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी था। इसकी कट ऑफ आप 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मान लीजिए बस, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी लगभग क्या, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर क्या कट ऑफ रहेगी, कितना क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं जनरल की रहने वाली आपके 60 नंबर के आसपास। ठीक है, 60 से 65 की आपकी जनरल की मान लीजिए। ईडब्ल्यूएस की आप मानिए, ठीक है, 58 से 62-63 तक की, है ना, 5 नंबर में प्लस माइनस करके ले रहा हूँ इसीलिए। फिर उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली आपकी, ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ 56 से लेकर आपकी 61-62 तक रहने वाली ओबीसी की। ठीक है, उसके बाद SC ST की कट ऑफ आपकी रहने वाली है, इससे जस्ट मान लीजिए आप 55 नंबर के आसपास। ठीक है, इस तरह की आपको कट ऑफ रहने वाली। बार बार स्टूडेंट डाउट कर रहे हैं सर कितना क्या पढ़े, कितना क्या पढ़े। ये कट ऑफ आपकी तब मान्य होगी जब आप ये सारे लेवल पार कर जाएंगे। सबसे पहले आपको एग्जाम देना है, ठीक है, एग्जाम में वही स्टूडेंट बुलाए जाएंगे जो टॉप करेंगे, ये मैं लास्ट फाइनल बता रहा हूँ। तो आप इस हिसाब से तैयारी करिए। आपको अगर जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो आप 70 नंबर से ऊपर लेके आ रहे हैं, 70 नंबर से ऊपर ला रहे हैं, और SC ST में है तो आप 60 से ऊपर लेके आ रहे हैं, और OBC EWS, ठीक है, ये सब कैटेगरी वाले बंदों को 65 66 67 से ऊपर, यानी कि लगभग इस नंबर के ऊपर लाने हैं। उन्होंने साफ लिखा है 5%, 5 गुना लोग लेंगे हम, 5 गुना सीट आपकी है तो 100 लोग को, 100 फार्मासिस्टों को पास किया जाएगा आगे की स्टेप्स के लिए। तो आपको जनरल के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं 70 से ऊपर नंबर लाएंगे तब आप अगली स्टेप के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी मिनिमम 60 नंबर तो SC ST को चाहिए, और ओबीसी जनरल को, OBC EWS को आपको 65 से ऊपर यानी कि 70 के आसपास नंबर आपको सबको चाहिए। वो जो 70 नंबर ले आएगा वो स्टूडेंट जाएगा अगली स्टेप के लिए। अगर आपका पहले एग्जाम होता है, अगर पहले एग्जाम होता है तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी, पहले एग्जाम होगा तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी। और अगर एग्जाम बाद में होता है, पहले आपका फिजिकल PST होगा, अगर पहले PST होगा तो आप कट ऑफ इसमें +2 और कर लीजिए 72, ठीक है, 70, और आपकी 62 से 65 मान लीजिए। ये आपकी रहने वाली है अगर पहले एग्जाम होता है। तो पहले एग्जाम होगा तो आपकी कट ऑफ ये रहने वाली, क्योंकि सीटें आपके पास 20 हैं, ठीक है, 20 सीटें हैं, 100 बंदे पास होंगे, 100 स्टूडेंट पास होंगे, तो 100 में आपको आना है। टॉप 100 जो आएगा वही अगली स्टेप के लिए क्वालिफाई करेगा। जो टॉप 100 में आएगा उसी के चांस, ऐसा मान लीजिए आप, उसमें जिसके अच्छे नंबर हैं वो आपका पक्का फार्मासिस्ट बन चुका है CSF में। वहां पे जाने पे आपको पहले ही खुद से लग जाएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट उसी का अच्छा आएगा जो स्टूडेंट कड़ी मेहनत कर रहा है। ठीक है, मैंने आपके 450 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स के डाल दिए हैं, ठीक है, इसमें से आपके 10 क्वेश्चन तो कम से कम फंसने वाले हैं। सुटिक्स में से लगभग 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, खूब कैसा भी पेपर आएगा सुटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 10 के 10 क्वेश्चन अपने इन 450 में से आ जाएंगे। ये इनमें से तब आएंगे जब आप इसके कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं वो कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो आपके पूरे से पूरे चांसेस हो जाएंगे इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के। ये हो गया आपकी कट ऑफ का। कट ऑफ क्या रहने वाली स्टूडेंट्स, क्योंकि पुराने पेपर्स के हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ डिसाइड कर दी है। कट ऑफ हो गया आपका, फॉर्म में जो गड़बड़ की है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद जो आपकी डाउट्स आ रहे हैं चश्मे वगैरह के, ठीक है, जो भी आपकी फिजिकल में दिक्कत है, आपकी बॉडी में दिक्कत है ना, फिजिकल या बॉडी से मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो वो स्टूडेंट्स को क्या करना है, उन स्टूडेंट्स को करना है पहले आप फॉर्म फिल करिए। हाइट भी कम है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने से आपको क्या होगा, एग्जाम देने का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। पहला फॉर्म फीस ओनली 100 रुपए, 100 रुपए में स्टूडेंट्स कुछ नहीं आता। पहला आप एग्जाम देने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने 100 रुपए में एग्जाम दे लोगे। एग्जाम हॉल का स्ट्रेस और आप जो MCQs लगाते हैं उसका स्ट्रेस बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, आप चाहे कोई भी ऐप से टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, पर उसमें आपका डिफरेंस है। तो एग्जाम दीजिए, उससे आपको अंदाजा पड़ेगा कि आपको किस लेवल का क्या पढ़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं यही MCQs आपको 100 MCQs यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर ये 100 के 100 भी अगर आ गए तो स्टूडेंट्स 80 ही सही हो पाएंगे वहां पे आपके। क्यों? क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, और सीधा कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आपका हमेशा उठ के आएगा, थोड़ा घूम के आएगा। ठीक है, तो घूम के अगर अच्छी तैयारी है तो आप उसके साथ खुद नहीं घूमेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, रटा रटाया है आपके पास मसाला, तो आप खुद उसके साथ घूमेंगे और आपको नेगेटिव, यानी इसमें नेगेटिव नहीं है, किस्मत आपकी इसलिए अच्छी है, उसमें नेगेटिव नहीं। बट वो जो भी एग्जाम देगा हर स्टूडेंट के लिए नेगेटिव नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए तुक्के वाला चांस भी, ठीक है, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसके 1-2 तुक्के लग सकते हैं, नहीं तो बाकी आपको पढ़ना तो इसमें पड़ेगा स्टूडेंट्स।
फॉर्म फिलिंग में गड़बड़ हो रही है तो फॉर्म फिलिंग के लिए घबराओ मत। अब जो आपने भर दिया, सबमिट कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका डीवी होगा, एग्जाम दीजिए, पीएचडी करवाइए, जब भी आप जिस दिन भी उनसे पास जाएंगे डीवी करेंगे तो उनको बोलना कि सर मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ, आपको नोटरी से स्टैम्प पेपर पे लिखवा के नोटरी करवा के आप उसको दे सकते हैं कि सर मेरे नेम में ये प्रॉब्लम हुई है, ये मेरे 10th की मार्कशीट है, इसको मैं सेल्फ अटेस्ट करके आपको देता हूँ, ये मुझे समस्या है। ठीक है, तो जो गड़बड़ हो गया तो हो गई, एग्जाम तो देना है, तैयारी भी करनी है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जो भी दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, स्टूडेंट्स एग्जाम दीजिए, पास होते हैं, उसके बाद आंखों के ट्रीटमेंट भी होते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है आजकल हॉस्पिटल में जाके आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो जब भी आप एग्जाम का क्लियर हो जाते हैं उसके बाद, हाँ कुछ स्टूडेंट्स का टाइमिंग भी पूछने का है, तो स्टूडेंट जैसे ही आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना उससे महीने भर बाद, आफ्टर 1 मंथ, आपका जो फिजिकल के लिए जो डीवी होगा, आपका मेडिकल और डीवी जिस दिन होगा तो उसके लिए महीने से ज्यादा टाइम मिलेगा। तो उस टाइम आप आंखों को, आपकी जो भी दिक्कत है उसको ठीक करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो चीजें ठीक हो सकती हैं, जैसे कलर ब्राइटनेस ठीक नहीं हो सकती तो वो आपकी ठीक नहीं हो पाएगी, बाकी जो चीजें ऐसी होती हैं ठीक होने वाली होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो वो आपको नहीं घबराना। आपको ऐसा नहीं कि मेरे ये प्रॉब्लम है मैं पढ़ूंगी, आप पढ़िए, आपके पास एक ऑप्शन बनेगा आगे चल के, ठीक है, जिसमें आप ठीक करवा के भर्ती हो सकते हैं स्टूडेंट। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोबारा। अभी वैकेंसी आने वाली सीआरपी में भी आने वाली है और आपकी आईटीबीपी में भी आने वाली है, एसएसबी में वैकेंसी आने वाली है। तैयार रहिए स्टूडेंट्स, लगे रहे। जिसने आईटीबीपी का पहले फिजिकल जो स्टूडेंट टेस्ट हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, जो पास कर रखे हैं वो स्टूडेंट भी जुड़े रहिए, उनके लिए भी आप जब आपका एग्जाम होगा तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका उसके बाद की प्रॉब्लम। आप कुछ लोगों को और डाउट आ रहा है कि सर ट्रेनिंग कितने महीने की होगी? भाई 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग बढ़िया ट्रेनिंग होगी आपकी, हल्के में ट्रेनिंग आप नहीं ले सकते। 6 महीने की अच्छी से ट्रेनिंग होगी। सैलरी स्लिप मैंने लास्ट वीडियो में बता दी है, जो ऐसा वीडियो डाला मैंने सीएस का करके कि ट्रेनिंग में सैलरी क्या रहने वाली, तो आपके 50 से 55 हजार के आसपास वहां भी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, और वैसे आपकी 80 हजार के आसपास। मैंने दोनों सैलरी स्लिप आपको दिखा रखी है। ठीक है, किसी को डाउट हो, कोई बोलेगी सर नहीं फार्मासिस्ट की नहीं देते, भाई सैलरी स्लिप में जाके देख ले, उसमें कोई मैंने एडिशन नहीं किया है। ठीक है, दूसरी बात रहेगी इसमें जो पैरामिलिट्री के और फार्मासिस्ट में और इसके फार्मासिस्ट में दिन रात का फर्क है। और पीएम्स में जो प्रोफाइल बिल्कुल अलग है दोनों की, इनकी सैलरी में भी डिफरेंस, इनकी 55 के आसपास सैलरी आती है, उनकी आपकी 80 के आसपास सैलरी आती है। सैलरी का ये हो गया। फिर दूसरी बात आती है सर दोनों में जॉब प्रोफाइल, जो आपकी पैरामिलिट्री की है जॉब प्रोफाइल में बिल्कुल कोई हेडक नहीं है, आपको अपना काम करना है। ठीक है, जो भी फार्मासिस्ट को बजट मिलता है 10-20 लाख रुपए ईयरली, इतना कोई ज्यादा नहीं होता, तो आपको इक्विपमेंट खरीदने होते हैं। एक स्टूडेंट बोला सर हमारी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी? स्टूडेंट जॉब प्रोफाइल ये है 9 से 1 बजे तक ऑफिस जाना है। ठीक है, 9 से 1। ठीक है, वो अलग अलग टाइम होता है, थोड़ा ऊपर नीचे सबका चलता है। फिर उसके बाद शाम को 4 से 6 बजे तक ऑफिस जाना है, ये आपका ऑफिस टाइम हो गया। शाम वाले में आपको इसी में 1 घंटा गेम पीरियड का मिलेगा। 4 से 6 में 1 घंटा आपका गेम पीरियड। गेम पीरियड का मतलब आप जो भी गेम खेलते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल जो भी खेलते हैं, आप 1 घंटे के लिए आपको वो टाइम मिलेगा। सुबह वाले में आपका ऑफिस रहता है पूरे। ठीक है, ये अलग अलग होता है आपका, हर जगह का थोड़ा 1-2 घंटे ऊपर नीचे करके रखते हैं, पर जो टाइम वही आपका लगभग 6 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, बाकी आपको रहने खाने का मैंने पहले भी एक वीडियो में बता दिया है, बहुत अच्छी जगह मिलती है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया ट्रेनिंग आपकी 6 महीने की रहने वाली। सैलरी के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया, सैलरी आपकी इस तरह से रहने वाली है। क्या क्या अलाउंसेज मिलते हैं, तो जो आपके बाहर के हॉस्पिटल्स में मिलते हैं एम्स वगैरह में सब अलाउंस तो मिलते हैं, बट उसके अलावा पैरामिलिट्री के बेल्ट अलाउंस वगैरह टाइप के बेल्ट अलाउंस अलग मिलते हैं। ये आपके अलाउंसेज का हो गया। फैमिली के लिए मैंने बताया, फैमिली के लिए क्वार्टर मिलेगा आपको। ठीक है, आप अपने माता पिता, अपने घर वाले या वाइफ या हस्बैंड को आप रख सकते हैं, बच्चों को रख सकते हैं। पढ़ने के लिए वहां पे आपको स्कूल्स होती है। ठीक है, केवी स्कूल्स अटैच से होती हैं या फिर उनकी खुद की भी स्कूलें होती हैं। ठीक है, आसपास में 1-2 यूनिट होती है तो खुद की स्कूल होती है, वो केवी स्कूल ही होती है। केवी स्कूल को जमीन देकर रखते हैं अपनी, वहां पे केवी स्कूल चलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों को लाने ले जाने के लिए अगर केवी स्कूल दूर है तो बच्चों को लाने और ले जाने के लिए फ्री बस व्यवस्था होती है आपकी। जैसे सीआईएसएफ में आप लगेंगे, सीआईएसएफ की बसें आपके बच्चों को लेके जाएंगी, टाइम पे वापस लेके आएंगी। ठीक है, ये भी आपको पैरामिलिट्री सुविधाएं देती है। कैंटीन वगैरह की सुविधाएं मैंने बताई, वही सुविधाएं कैंटीन वगैरह की भी रहने वाली है। और स्टूडेंट्स हाइट वगैरह की बात हुई, अगर जिसकी हाइट कम भी है, जिस स्टूडेंट की हाइट कम है, अगर वो एग्जाम देना चाहता है तो एग्जाम दे सकता है, बट आप जिस दिन पीएचडी में जाएंगे ना उस दिन आपको बाहर कर दिया जाएगा। फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए हाइट अलग अलग है। फीमेल्स के लिए 157 है, मेल के लिए आपकी 170 सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हाइट है, ये मैंने बताई आपको उन रीजन्स के लिए जैसे जनरल ओबीसी के लिए। एसटी के लिए आपकी हाइट कम है, 162.5 सेंटीमीटर मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर, और पहाड़ी लोगों के लिए थोड़ा हाइट का
और रिलैक्सेशन है। ये सब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। एक आप चेस्ट का ध्यान रख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर, इसमें 85-80 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए और बढ़ा के उसको 85 सेंटीमीटर होना। फीमेल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर बार बार डाउट आ रहा है कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये बीमारी। भाई वहां तक पहले पहुंच तो सही, बीमारी तक पहले पहुंच। वहां तक जाने के लिए पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो वो एग्जाम तब क्लियर होगा, इतना हलवा एग्जाम नहीं आने वाला कि हर कोई भागता हुआ क्लियर कर देगा। वो वही स्टूडेंट क्लियर कर पाएगा जिसने कड़ी मेहनत करी है, जो रातों को जगह है, जिसने पढ़ाई की है, वही स्टूडेंट से क्लियर होगा। ये नहीं कि तू घूम रहा है इधर उधर और तूने एग्जाम क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं तुक्के मारूंगा हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, जो पढ़ेगा उसी का तुक्का लगेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने जो बताया ना, जो 20 क्वेश्चन जो बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसी में आप तुक्का तब लगा पाएंगे जब आप एक दो ऑप्शन को डिलीट कर देंगे। मान लीजिए 4 ऑप्शन ABCD मिला आपको, ठीक है ना, ABCD आपको मिला, इसमें से मान लीजिए आपको ऐसा लगता है दो ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म ऑप्शन है, जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, तो आपका तुक्का लगने के चांसेस कितने परसेंट हो गए? 50%। और अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि दोनों ऑप्शन सही नहीं है, बिल्कुल भी गलत है, तो उस स्टूडेंट का तुक्का लगने का चांस है 25%। तो ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट ये आपसे कितना आगे है, बहुत स्टूडेंट बहुत इसके चांसेस ज्यादा है होने के। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तैयारी के लगे रहिए स्टूडेंट। तैयारी जितनी अच्छी होगी, आपको पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं काम आएगा लाइफ में, या नहीं तो कहीं और, कहीं और नहीं तो कहीं और। पढ़ा लिखा आदमी कहीं ना कहीं अपना काम कर देगा। तुम इसके बाद वहां जाओगे जैसे ही जॉब प्रोफाइल में, वहां भी आपकी पढ़ाई का लेवल आएगा। इसमें यह नहीं है कि आपको, अगर आपको पोस्टों में भी भेज दिया जाता है, बॉर्डर पे भेजा जाता है, कैंप में कहीं भी भेजा जाता है, तो एज ए फार्मासिस्ट वहां आप जाके नहीं बोल सकते मैं ये नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता कौन सी दवाई किस पेशेंट को देनी है। आपके पास अगर पेशेंट आता है तो आपको उसको हैंडल करना ही पड़ेगा, उसकी जो भी दिक्कत है वो सुननी पड़ेगी, उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, वहां के डॉक्टर, अगर डॉक्टर उपस्थित नहीं है तो फार्मासिस्ट वहां का डॉक्टर है, वही उसका ट्रीटमेंट करवाएगा फिर जो आपको ट्रीटमेंट करवाना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करके कीजिए, वहां खुद भी आप अलग कॉन्फिडेंस में रहेंगे। वर्दी पहनने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता स्टूडेंट्स। आप किस्मत वाले हैं जो आपके टाइम पे वैकेंसी आई और आप उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। जो अभी तक भी स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए, नियमित फार्मा क्लासेस के साथ जुड़िए स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने 450 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देख लेना। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो बस आपका काम का होगा। आलतू फालतू मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयारी करनी है, लगे रहना है। आपके डाउट्स मैंने बताए हैं। अगर और कोई काम का डाउट आता है ना कि सर मुझे हाँ सच में ये सीरियसली ये डाउट है, तो वही एक स्टूडेंट्स कमेंट कर रहा है सर टेक्नीशियन के बारे में बताइए, लैब टेक्नीशियन इनके, तो उनका भी कोर्स हो ही रहने वाले स्टूडेंट्स, जो आपका और ब्रांचेज का है ना, आपको जो भी टेक्निकल आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ही आपका आने वाला है। ऐसा नहीं कि सर कुछ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और बिना रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप गलत डिटेल्स भर के फॉर्म अगर एग्जाम देना चाहते हो तो एग्जाम दे सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया, वो आप गलत भर के एग्जाम तो दे सकते हैं, बट आगे की प्रोसेस फिर आपकी स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन का थोड़ा इंतजार करिए, आ जाएगा। तो अगली वैकेंसी मैं बता रहा हूँ ITBP में निकलने वाली वैकेंसी, पोस्टें खाली है SSB में और CRP में। CRPF में तो बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली, लार्ज नंबर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से तैयारी करके लगे रहना है। किसी को मौका है पढ़ने का, इसीलिए आप लग जाइए स्टूडेंट्स, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर एक स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ट्रेनिंग के बाद क्या टेस्ट वगैरह होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले वहां पे फिट बंदा जाएगा, ट्रेनिंग तक वही बंदा पहुंचेगा जो एकदम फिट है। ठीक है, जब आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी तो ट्रेनिंग में अगर किसी को चोट लगती है और बंदा अनफिट हो जाता है, होते हैं बहुत बंदे होते हैं, जैसे 100 में से कम 8-7 बंदे अनफिट हो जाते हैं। किसी को पैर में चोट लग जाती, किसी को कुछ, तो उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, नौकरी से कोई नहीं निकलता। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, नौकरी से कोई नहीं निकाला जाएगा। जब मैंने नौकरी छोड़ी ITBP की तो मुझे बहुत जगह इंटरव्यू देना पड़ा, IG DIG सबको इंटरव्यू देना पड़ा। वो इतनी आसानी से आपको जॉब से नहीं जाने देंगे, इतने आसानी से जॉब से नहीं जाने देंगे। वो आपसे हर चीज का पूछेंगे, भाई दिक्कत कहाँ आ रही है आपकी, प्रॉब्लम अगर सच में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आप अनफिट होते हैं, ट्रेनिंग टाइम की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग में अगर अनफिट होते हैं तो आपका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऐसे नहीं, ट्रीटमेंट आपको जो आपके ऑथराइज हॉस्पिटल हैं, जैसे आपका जैसे मान लीजिए CISF में जाए तो CISF के जो भी हॉस्पिटल है वहां आपको स्पेशलिस्ट ट्रीट करेगी, आपको फिट करेगा, फिर दोबारा से आपको ट्रेनिंग करवाएगा और आपको POP पासिंग आउट पीरियड तक। ठीक है, पासिंग आउट पीरियड में जो बंदा शपथ ले लेगा वो उसके बाद आपको यूनिट भेज के आपको अपनी फार्मासिस्ट वाली ड्यूटी करवाई जाएगी। उससे पहले आप इसे फार्मासिस्ट की ड्यूटी नहीं करवाई, जनरल ड्यूटी कुछ भी आपको कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, और वही बात ट्रेनिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स इतना मजा आता है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
आपको नो टेंशन फ्री माइंड रहना, वहां पे मजे मारने हैं, मस्त खाना मिलेगा, मस्त घूमना है, मस्त सोना है। ट्रेनिंग में ये रहता है, आपको फिजिकल करवाया जाएगा, बस फिजिकल ही फिजिकल, मेंटली कोई काम नहीं रहेगा आपको। सिर्फ ट्रेनिंग में आपको बोला जाएगा दिमाग सोचने का नहीं है, दिमाग को सिर्फ सोचने का आपका काम नहीं है। ट्रेनिंग में आपका काम है जिसमें जितना उस्ताद ने बोला सामने खड़ा होकर वो मानना, चाहे अखबार झूठ बोल रहा है तो सच, ठीक है, उस टाइम आपके लिए वही सब कुछ है। अगर उसने बोला कि ये है वो है, जो भी है आपको मानना पड़ेगा, हाँ सर ऐसा ही है। वो आपको बोलेगा आप गधे हो तो आपको मानना है कि सर हाँ मैं गधा हूँ, ठीक है। तो ट्रेनिंग के मजे ही कुछ अलग है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जॉब में अलग ही मजे हैं। आपको मस्त अपना जो भी काम मिलेगा वो करना है, बाकी टेंशन फ्री। काम कितना, मतलब साल भर में अगर आपको एवरेज निकालें तो साल भर में आपको 1 महीने का काम मान लीजिए। अगर आप सिविल हॉस्पिटल में है ना तो 30 दिन में आप जितना काम करते हैं ना 7 दिन में, मतलब पूरी साल में इतना काम होता है, 365 दिन में। यहाँ 30 दिन में जितने पेशेंट देखते हैं वहां 365 दिन में जितने पेशेंट देखते हैं। काम करनी है आपको, बढ़िया फिट रखेंगे आपको, बढ़िया रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तैयारी में लग जाइए, नियमित फार्मा क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहिए। आपके लिए मैं और भी अपडेट लेके आऊंगा, जो भी अपडेट आएंगी, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट आए तो आप मुझे मैसेज वगैरह करते रहना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके ऊपर डाउट के क्लियर करने के लिए वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।